हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइन। और आज हम बिहार स्पेशल बुक जो है एडिटोरियल तथ्य संग्रह उसका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। पार्ट वाइज देखेंगे, एक ही बार नहीं करेंगे, 5-6 पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। और ये न्यू एडिशन बुक है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे बीपीएससी स्पेशल एग्ज़ाम हो गया टीचर का, या बिहार सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो गया, या एसआई का एग्ज़ाम हो गया बिहार का, उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसे 3-4 बार ज़रूर देखिएगा। न्यू एडिशन बुक है। तो चलिए हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो सामान्य परिचय है बिहार का। 12वीं सदी में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। हमारा जो स्टेट है उसका नाम बिहार क्यों पड़ा? तो यहाँ बौद्ध भिक्षु जो थे उनकी बहुलता थी और उनका निवास स्थान जिसे विहार कहा जाता था। बौद्धों से रिलेटेड 3 चीज़ फेमस था, एक चैत्य, एक स्तूप और एक विहार। विहार इनका निवास स्थान होता था, चैत्य पूजा गृह होता था, और स्तूप जो इनके बुद्ध के अवशेष जो रखे हुए थे तो उससे रिलेटेड स्तूप होता था। तो बौद्ध विहारों की वजह से ही बिहार का नाम बिहार पड़ा है। अब भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं। बिहार उत्तर पूर्व राज्य में स्थित है और इसका चौड़ाई जो है 483 किलोमीटर पश्चिम से पूर्व, और लंबाई जो है नॉर्थ से साउथ 345 किलोमीटर। अक्षांशीय विस्तार दिया होगा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ है। ये अक्षांशीय विस्तार है। देशांतीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से, 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट। आकृति कैसा है? आयताकार। बारह दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की गई। 1911 ईस्वी में तीसरा दिल्ली दरबार का जो आयोजन हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में, उसी टाइम बिहार को बंगाल से अलग करने की मांग की घोषणा की गई, क्योंकि बिहार वासियों के साथ उस टाइम कुछ भेदभाव किया जाता था। वो हर एरिया में पिछड़े ही रहते थे, तो इसलिए उन्होंने अब अपने अलग राज्य की मांग करने लगे। 22 मार्च 1922 को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत गठन की अधिसूचना घोषणा की गई। तो 22 मार्च 1922 का जो डेट दिया है ना, तो उसमें उड़ीसा बिहार के साथ अलग हुआ था। 1936 में जाके बिहार उड़ीसा से अलग हुआ था। तो 1912 का डेट दे तो अकेले बिहार नहीं था, उड़ीसा भी साथ में था। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का गठन हुआ। 22 मार्च को तो घोषणा हुआ था, 1 अप्रैल को गठन हुआ था। तो घोषणा पूछे तो 22 मार्च, गठन पूछे तो 1 अप्रैल 1912। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार उड़ीसा सहित अलग राज्य बना। और बिहार से झारखंड का अंतिम विभाजन जो हुआ था, मतलब बिहार का अंतिम विभाजन झारखंड के रूप में हुआ था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का अंतिम विभाजन हुआ। झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और 46% भूभाग के साथ झारखंड 28वां राज्य बना। झारखंड के अलग हो जाने के बाद बिहार खनिज के मामले में, उद्योग के मामले में पिछड़ गया, क्योंकि मैक्सिमम खनिज वाला एरिया झारखंड साइड ही थे, इसलिए बिहार आज पिछड़ा हुआ है। बिहार की स्थापना 22 मार्च को हुआ था। क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। भारत बढ़ावा बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में। जनसंख्या में तीसरा होगा, पहला यूपी है, दूसरा महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार है। कुल जनसंख्या है 10,40,99,452। 2011 की जनगणना के तहत है। अभी बिहार में जाति आधारित जनगणना का सर्वे हुआ है, जिसमें हमारी जनसंख्या 13 करोड़ के आसपास हो गई। और जाति आधारित जनगणना हुआ है तो उसमें पता चला है कि 60% से ज़्यादा ओबीसी और
ईबीसी को मिला के जनसंख्या है, इसलिए बिहार सरकार ने रिजर्वेशन को बढ़ा के 75% कर दिया। हालांकि ये ध्यान रखिएगा कि जनसंख्या कराने की जिम्मा संघ सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय नहीं है। बिहार सरकार ने सिर्फ सर्वे निकाला है, जनगणना केंद्र सरकार का कार्य है। भारत की कुल जनसंख्या का बिहार में 8.60% निवास करता है। कुल जनसंख्या का भारत का तीसरा बड़ा राज्य बिहार है जनसंख्या के अनुसार। पहला कौन है? यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार। लंबाई ऊपर मैप में दिया था 345 किलोमीटर, चौड़ाई है 483 किलोमीटर, समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट यानी 53 मीटर, औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर। अब प्रशासनिक विभाजन देख लेते हैं। प्रमंडल 9 है, जिला 38 है, 38वां जिला अरवल है, अनुमंडल 101 है, प्रखंड सह अंचल 534, पंचायत 8058, नगर निगम 19 है, 19वां नगर निगम सहरसा है, नगर परिषद 88, नगर पंचायत 154, पुलिस जिला 40 है। हालांकि जिला 38 ही है, लेकिन 2 एक्स्ट्रा बगहा और नौगछिया पुलिस जिला है। बिहार की विधायिका देख लेते हैं। बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय है। अभी इंडिया में 6 ऐसे स्टेट हैं जहाँ द्विसदनीय व्यवस्था है। एक जैसे कि केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा है। लोकसभा निचला सदन हो गया, राज्यसभा उच्च सदन हो गया जिसका विघटन नहीं किया जा सकता। उसी तरह राज्य में द्विसदनीय हो गया विधानसभा और विधान परिषद। हालांकि स्टेट में अपनी वित्तीय स्थिति के हिसाब से विधान परिषद का गठन और विघटन कर सकते हैं। विशेष बहुमत से पारित करके राज्य विधानसभा से विशेष बहुमत से पारित होगा, उसके बाद संसद से पारित होगा, तो उसके बाद विधान परिषद का गठन होता है। तो बिहार में विधान परिषद है और बिहार को लेकर 6 राज्य हैं जहाँ विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक। बिहार विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है। लोकसभा में सीटों की संख्या, लोकसभा में ये तो बिहार का अपना है, विधानसभा विधान परिषद का। अब लोकसभा राज्यसभा में बिहार की सीट है, लोकसभा में 40 है। सबसे ज़्यादा अगर लोकसभा राज्यसभा में सीट है तो यूपी का है। लोकसभा सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा में सीटों की संख्या 16 है। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या 40 है। अब जो द्विसदनीय व्यवस्था है बिहार का, विधानसभा विधान परिषद, उसमें 40 सीटें रिजर्व है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी कैटेगरी के लिए 38 है और एसटी कैटेगरी के लिए 2 है, कटोरिया और मनिहारी। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या 40 है, जो 6 है। जो 40 लोकसभा सीट मिला है उसमें 6 सीटें एससी के लिए रिजर्व है। नाम क्या है जिला का? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया एवं सासाराम। अब राज्य का चौहदी देख लेते हैं। आप इसको पढ़िएगा तो मैप लेके पढ़िएगा, तुरंत याद हो जाएगा मैप से। नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले लगे हुए हैं। बिहार का ऐसा मैप आप देखिएगा तो इधर 7 जिले, नेपाल इधर है, तो नेपाल के साथ 7 जिले। इधर यूपी है पश्चिम साइड में, तो यूपी से 8 जिले हैं। नीचे में झारखंड है तो झारखंड से भी 8 जिले टच करता, और पूर्व में पश्चिम बंगाल है तो उसे 30 जिले, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया टच करता है। तो नेपाल के साथ 7 जिले साझा करता है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। दक्षिण में झारखंड राज्य है जिसे 8 जिले साझा करता है। यूपी और झारखंड के साथ 8-8 जिले साझा करता है। ये 68 बीपीएससी में क्वेश्चन आया था। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ये ध्यान में रखिएगा कि कैमूर जो है झारखंड से टच नहीं करता, यूपी से टच करता है, सिर्फ रोहतास टच करता है झारखंड से। पश्चिम बंगाल से 3 जिले साझा करता है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। यूपी से 8 जिले साझा करता है, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। तो रोहतास जो है वो झारखंड और यूपी दोनों से टच करता है, लेकिन कैमूर नहीं।
अब राजकीय चिन्ह देख लेते हैं। प्रतीक। राजकीय चिन्ह क्या है हमारा? बोधि वृक्ष है। राजकीय भाषा हमारा हिंदी है। दूसरा है उर्दू। राजकीय वृक्ष है पीपल। पुष्प है गेंदा। पशु है बैल। 2013 से पूर्वरीछ था। राजकीय पक्षी गौरैया है और 2013 से पहले फाख्ता था। राजकीय मछली मांगूर है। बिहार का राजकीय गीत है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। गीतकार सत्यनारायण। संगीतकार हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। मान्यता दी गई वर्ष 2012 में। बिहार राज्य का प्रार्थना गीत है मेरी रफ्तार पर सूरज की किरणें नाच करें। परमंडल और संबंधित जिले याद कर लेते हैं। जो मैक्सिमम, जिस परमंडल में मैक्सिमम जिला है उस पर हम लोग ध्यान देंगे और जो सबसे कम है उस पर ध्यान देते हैं। सारण में 3 है। सारण, सिवान, गोपालगंज। ये तो इजी है याद करने में। सारण, सिवान, गोपालगंज यूपी से टच करता है सीमा। तिरहुत में 6 है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर। दरभंगा में 3 है। मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। कोसी में 3 है। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। पूर्णिया में 4 है। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, जिसमें ये तीनों पश्चिम बंगाल से टच करते हैं। पटना में 6 है। पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। और मगध में 5 है। गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल। मुंगेर में 6 है। मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया। भागलपुर में 2 ही है। बांका, भागलपुर और बांका। तो सबसे कम किस में है? भागलपुर में है। 2 है भागलपुर, बांका। और 6 3 परमंडल में तिरहुत और पटना और मुंगेर। ये रहा मैप। इस पे परमंडल का नाम दिया हुआ है और कलर वाइज बताया गया है। जैसे कि ये सारण है तो सारण, सिवान, गोपालगंज। पटना में है कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा। ये दरभंगा के मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। तिरहुत का पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शिवहर है। अगर पूछ दिन नेपाल से सीमा टच करता है इसका तो नहीं करता है, कन्फ्यूज करने के लिए दे देगा। कोसी में सुपौल, मधेपुरा, सहरसा है। पूर्णिया में है किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, जिसमें ये तीनों पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं। भागलपुर सबसे कम, जिसमें है भागलपुर और बांका। मगध में है अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा। मुंगेर में है जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय। तो ये हमारा परमंडल हो गया। और बिहार का हिस्ट्री स्टार्ट हुआ सेकंड चैप्टर में। तो प्राचीन बिहार के इतिहास से स्टार्ट हो रहा है। प्राचीन बिहार में क्या क्या हमको देखना है? पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य एवं गुप्त काल, बौद्ध एवं जैन धर्म। और प्राचीन बिहार के इतिहास के सोर्स क्या है, किसके माध्यम से हमें बिहार के इतिहास की जानकारी मिलती है, वो चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले पुरातात्विक है, उसके बाद साहित्यिक है। पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरांद एवं चेचर। मुंगेर, चिरांद सारण में है, चेचर वैशाली में है, मनेर पटना में है, सोनपुर सारण में है, से ताम्र प्रस्तर वस्तुएं और मृदभांड प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन अभिलेख लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अररेज, रामपुरवा, ये सब अशोक के स्तंभ है। इनसे हमें बिहार के प्राचीन इतिहास पता चलता है। बराबर की गुफाएं राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक, खुदाई से प्राप्त सिक्के, मन की मूर्ति आदि प्रमुख पुरातात्विक स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत में है रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध चरित्र, अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय, विनय पिटक, जैन रचनाएं, भगवती सूत्र आदि प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं। इसके अलावा यात्रियों के विवरण जैसे मेगास्थनीज, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के राजकाट की जानकारी मिलती है। फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। इत्सिंग वेनसांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में बिहार में आया था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है, और इंडिका जो है उससे भी, मेगास्थनीज की। पूरा पुषाण काल, इस काल में मानव अखेटक एवं खाद्य संग्रह था। अखेटक मीन्स शिकार करता था। तो पूरा पाषाण काल को दो भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में शिकार करता था, नव पाषाण काल में पशुपालन करने लगा, और मध्य पाषाण काल में पशुपालन करने लगा और नव पाषाण काल में कृषि कार्य करने लगा। दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं, और ये इसके अवशेष जो है 1,00,000 ईसा पूर्व के हैं। मध्य पाषाण काल, इस काल में मानव अखेटक, खाद्य संग्राहक एवं पशुपालक, ये नया चीज जुड़ जाता है। पहले शिकार करता था और खाद्य बटोर के रखता था अपने लिए, अब वह पशुपालन भी करने लगा। मानव द्वारा पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया। दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए, और इसके अवशेष 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व, ईस्वी नहीं, ध्यान दीजिएगा, ईसा पूर्व है, BC। पूरा पाषाण काल का कितना था? 1,00,000 ईसा पूर्व, और मध्य पाषाण काल का कितना हो गया? 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में। अब नव पाषाण काल का देख लेते हैं। इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया, यानी कृषि कार्य करने लगा और मानव बस्तियों में निवास करने लगा। अब वो अस्थायी जीवन जीने लगा। पहले शिकारी होता था, इसलिए वो घूमता फिरता था, भटकता था, कोई अस्थायित्व नहीं था। लेकिन जब वो कृषि कार्य करने लगा तो अपनी बस्ती बनाने लगा, वहीं पे जहाँ पे कृषि कार्य करता था वहीं अब निवास करने लगा, स्थायी जीवन जीने लगा। नव पाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुए। चिरान, चेचर, मनेर, सनुआर, जो अब बदल गया नाम, जो ब्रैकेट में दिया है, चिरान सारण में, चेचर वैशाली में, मनेर पटना में, सनुआर रोहतास से पत्थर की हड्डियां और औजार प्राप्त हुए हैं। कैमूर की पहाड़ियां, नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए, और इसके अवशेष लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। और 2500 ईसा पूर्व क्या हमारा स्टार्ट हो जाता है? हड़प्पा सभ्यता 1750 के बीच तक। ताम्र पाषाण काल, चिरान, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर, सनुआर आदि से ताम्र पाषाण काल के अवशेष मिले। इस काल में पत्थर औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग के प्रमाण मिले हैं। यह अवशेष लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं। अब वैदिक काल स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल का काल होता है 1500 BC से लेके 600 BC। 600 BC के बाद मगध का जो साम्राज्य, महाजनपद काल सब स्टार्ट होता है, जो 16 महाजनपद थे प्रमुख, जिसमें सबसे शक्तिशाली बिहार का मगध था। आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया, क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित है। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 BC और उत्तर वैदिक काल 1000 BC से 600 BC। तो इसका उल्लेख प्रमाण बिहार में नहीं है, इसका प्रमाण बिहार में है। पूर्व वैदिक काल ऋवैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में लगभग 800 ईसा पूर्व की रचना में मिलती है। इसे बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है, जो तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट और व्रात्य शब्द से संबोधित किया गया है। वराह पुराण में कीकट को पवित्र प्रदेश कहा गया। तो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की पहली जानकारी, भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी पूछे तो शतपथ ब्राह्मण में। महाजनपद काल स्टार्ट करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 600 BC जो बोले थे। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, जिसमें से 3 महाजनपद का विस्तार बिहार में है। वज्जी, लिच्छवी, जैसे वैशाली और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में है इसका एरिया। वज्जी और लिच्छवी का मगध, पटना, गया, नालंदा, अंग, भागलपुर, मुंगेर क्षेत्र में।
तो वज्जी जो विश्व का पहला गणतंत्र था यहीं पे, वो वैशाली और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में है। मगध पटना गया नालंदा क्षेत्र में, अंग भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में था। वज्जी संघ महाजनपद, वज्जी संघ 8 राज्यों का संघ था। अठकुल, वज्जी, लिच्छवी, गात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु तथा इक्ष्वाकु इस संघ के 8 जनपद थे। वज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने की थी। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला, विदेह तथा कुंडग्राम के गात्रिक वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। वज्जी संघ लिच्छवी को विश्व का प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। मगध महाजनपद, मगध राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक कारण से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था और मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा था। ये बिहार में फेमस क्वेश्चन है। मगध का विस्तार मुख्यतः पटना से गया क्षेत्र में है। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है और बिहार की भौगोलिक सीमा का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। सर्वप्रथम मगध का विकास इसलिए ज़्यादा हुआ, ये इसलिए शक्तिशाली था क्योंकि लोहे का खोज हो गया था, बड़े पैमाने पर कृषि कार्य होने लगा, औजार बनने लगी, सेना को अस्थायित्व मिला। अंग महाजनपद, अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग के अंतिम शासक बृहद्रथ को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया। यह हर्यक वंश का शासक था बिंबिसार और अंग का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मगध की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया था। इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र था। मगध उर्वर भूमि, नदियों की उपलब्धता, खनिज एवं संसाधन की उपलब्धता के कारण आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र था। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। हर्यक वंश स्टार्ट करते हैं। इस वंश का स्थापना, इसका काल है 544 से 412 ईसा पूर्व। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने 1544 ईसा पूर्व में किया था। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज ना करिएगा। बिंदुसार जो होता वो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा और अशोक का पिता था और ये बिंबिसार है, वह मौर्य वंश का शासक था। ये हर्यक वंश का शासक है। तो इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने 544 ईस्वी में की थी और ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रश्रय दिया। उसकी पहली पत्नी कौशल राजकुमारी थी। इस विवाह से उसे दहेज में काशी मिला था। उसकी दूसरी पत्नी चेलना थी। चेलना लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। उसकी तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब मध्य की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत के साथ मैत्री संबंध स्थापित किए। बिंबिसार ने चंद्रप्रद्योत के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया। अजातशत्रु बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना। उसका वास्तविक नाम कुणिक था और अजातशत्रु भी अपने बेटे से मारा जाता है, उदयन से, जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था, अपनी राजधानी बनाई थी उसे। बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने अपना जो उसका एरिया दहेज में दिया था काशी, उसे वापस ले लिया, जिस कारण प्रसेनजीत का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ और अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर काशी पर अधिकार कर लिया था। फिर उसके बाद अजातशत्रु ने प्रसेनजीत की जो बेटी थी वजीरा, उससे शादी की। अजातशत्रु ने वज्जी संघ एवं मल्लों को पराजित किया। अजातशत्रु शुरू में जैन धर्म को मानता था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। 483 ईसा पूर्व में राजगिरी की सातकर्णी गुफा में बौद्ध धर्म का प्रथम संगति का आयोजन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। इसी में बौद्ध धर्म में सूत पिटक और विनय पिटक की रचना की गई थी और
इसी डेट में बौद्ध धर्म के महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी 483 ईसा पूर्व। और उसी वर्ष अजातशत्रु ने राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। सिंहल अनुसूची के अनुसार 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दिया था। उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र, गंगा, सोने और गंडक के संगम तट पर स्थानांतरित किया। उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। शिशुनाग वंश ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश ने वैशाली को पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी वापस वैशाली में लाया और शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को मिला लिया। और इसके अलावा शिशुनाग ने वत्स और कौशाम्बी को भी मगध में शामिल किया। 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद उसका बेटा कालाशोक आता है, जिसे काकवर्ण कहा गया पुराणों में। और कालाशोक के समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में लौट आता है, जहां उदयन पहली बार ले गया था। और कालाशोक ने 383 यानी 100 साल के बाद दूसरा बौद्ध संगीति का आयोजन किया, जिसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, अस्थविर और महासांगिक। कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया। शिशुनाग का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। अब नंद वंश स्टार्ट करते हैं। नंद वंश महापद्नंद ने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना की। महापद्नंद ने एक राट एक छत्र की उपाधि ली। पाली ग्रंथों में उसे उग्रसेन कहा गया है। पुराणों में इसे परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। तो घनानंद के लिए उतना उपाधियाँ नहीं थी जितना महापद्नंद के लिए है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। महापद्नंद ने पंचाली, इक्ष्वाकु, काशी, अश्मक, कलिंग, मैथिली आदि राज्य को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अब तक 321 ईसा पूर्व तक के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार महापद्नंद के समय हुआ था। व्याकरण के महान विद्वान पड़िनी इसके समकालीन थे। इनकी रचना थी अष्टाध्यायी, जो व्याकरण था। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर भारत पर आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व में। नंदवंश आर्थिक और सैन्य रूप से काफी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर के सेना व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। घनानंद अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर नंदवंश का पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया। और मौर्य वंश अब हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, उसके बाद का वीडियो देखेंगे। आज का यहीं पे हम समाप्त करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करिए, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।